आज हम जैव तकनीक एवं कृषि बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में पहला पॉइंट देखेंगे, पौधों की उत्पादकता में सुधार अर्थात जैव तकनीक की उपयोगिता। इसमें पहला, पौधों की उत्पादकता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन प्लांट प्रोडक्टिविटी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो जैव तकनीक द्वारा पौधों की उत्पादकता में सुधार एवं वृद्धि के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें पहला ये आता है कि कुछ जीवाणु जिनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया में सक्रिय होते हैं, कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो पृथक करके सफलतापूर्वक क्लोन किया गया है, जैसे कि डिक्सन तथा पोस्टगेट 1972 ने NIF जीन्स यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, जो राइजोबियम जीवाणु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीन्स को NIF जीन्स कहते हैं। इसको जीवाणु की दो प्रजातियों, एक है क्लेब्सिएला न्यूमोनी तथा ई कोलाई में स्थानांतरित करने की कोशिश की है। ठीक, समझ में आया। फिर कुछ क्लोन जीन्स के उदाहरण, जैसे जो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है, इसमें फ्रेंच बीन है। जो फ्रेंच बीन है, ये फ्रेंच बीन के फेसियोलिन और जीक्लोबिन हेतु जीन्स, इसी प्रकार सोयाबीन के अनेक फेसियोलिन और लेग हीमोग्लोबिन जीन्स, इसी प्रकार मटर की RUBP कार्बोक्सिलाइज और गेहूं तथा मक्का की RUBP कार्बोक्सिलेज ओपिकाई के जीन्स। ठीक, तो ये अपेक्षाकृत है। इसी प्रकार दूसरा ये है, इसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धान की फसलों के पौधों की जो जड़ों में मूल ग्रंथि को उत्पन्न करने की कोशिश लेक्टिन नामक जीन्स तथा लेग हीमोग्लोबिन जीन्स को प्रवेश कराकर की जा रही है। इस जीन्स के प्रभाव की संभावना यह है कि क्लोरोप्लास्ट को नाइट्रोप्लास्ट में परिवर्तित किया जा सकता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होगा। अर्थात धान की जो फसल भी है उसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद दूसरा आता है फसल उत्पादकता में सुधार में बीजों के पोषण मान, संग्रहित प्रोटीन में सुधार। तो बीजों में प्रोटीन्स की मात्रा एवं गुणों में भी सुधार इन जीन विस्थापन अथवा क्लोनिंग द्वारा किया जा रहा है। तो जंतुओं के प्रोटीन्स के जीन्स को फसल उत्पादन जो उत्पादक पौधों हैं उसमें स्थानांतरण करके इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसी में जो डॉक्टर स्पेंसर है, जो ने मिथियोनिन युक्त एल्ब्यूमिन पॉलीपेप्टाइड को अल्फा अल्फा में पृष्ठ कराने में सफलता प्राप्त की है। ठीक, दूसरा आता है पौधों के उत्पादकता में सुधार नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद और बीजों पोषण मान, संग्रहित प्रोटीन सुधार के बाद प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस है, इसमें क्या है कि पौधों में जीनिक परिवर्तन द्वारा उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस क्रिया में जो C3 पौधों को C4 पौधों में बदला जा सकता है। और जो जैव तकनीक है उसके अंतर्गत वैज्ञानिकों ने मटर में उपस्थित रूबिस्को एंजाइम से संबंधित जीन को तंबाकू के पौधों में स्थानांतरित करके उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसी में पौधों की उत्पादकता में सुधार के बाद जो जैव तकनीक कृषि क्षेत्र में दूसरा फसल सुरक्षा। जो फसल सुरक्षा है, फसल सुरक्षा विभिन्न प्रकार के रोग कृषि के लिए नुकसानदेह है। यह रोग पौधों में उपस्थित बेकार जीन्स में उत्पादित होते हैं। इन जीन्स को जैव तकनीक द्वारा पृथक कर हटाया जा सकता है। जैसे मक्का के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मिक नरबंध्यता तथा रोग धारणता, माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्लास्टिड से संबंधित होते हैं, जो बेकार के जीन्स कहलाते हैं। इन जीन्स को जैव तकनीक द्वारा पृथक करके पौधों को हानि से बचाया जा सकता है। ठीक,
इसी प्रकार अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, जैव उर्वरकों का विकास। जैव उर्वरकों का विकास, तो आजकल फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग वो किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक साबित हो रहे हैं। अतः वैज्ञानिकों ने जैव उर्वरकों का निर्माण किया है। इसके निर्माण में विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें पहला है जीवाणु जैव उर्वरक। जो जीवाणु जैव उर्वरक, तो जीवाणु जैव उर्वरक के अंतर्गत राइजोबियल जैव उर्वरक, जीवाणु जैव उर्वरक के अंतर्गत राइजोबियल जैव उर्वरक। तो वैज्ञानिकों ने राइजोबियम के कल्चर का विकास किया है, जिसका उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में होने लगा है। इसी प्रकार एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक। तो एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक, तो रूसी वैज्ञानिकों ने फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए जो एजेटोबैक्टर कल्चर है, इसका निर्माण किया है। ठीक, इसी प्रकार जो जैव उर्वरकों का विकास में दूसरा है कि साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक। साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक, ये होता क्या है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता ये पाई जाती है। जैसे उदाहरण में नास्टाक, ध्यान सुनेंगे, नास्टाक, एनाबीना और लिंगब्या आदि जो आजकल साइनो जीवाणु के कल्चर है उससे तैयार किए गए हैं। ठीक, जिनका उपयोग मुख्यतः धान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है या किया जाने लगा है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। इसमें प्लांट जो हार्मोन्स है, इसमें जो प्लांट में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें पादप हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स या वृद्धि कारक, ग्रोथ सब्सटेंस या वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। ये हार्मोन्स मुख्यतः शीर्षस्थ कलिकाओं, शीर्षस्थ मेस्टिस्टेम तथा बाल पत्तियों में बनते हैं और जो फ्लोएम द्वारा पौधों के संपूर्ण भागों में संचरित होकर वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। इसमें प्रत्येक हार्मोन्स एक विशेष प्रकार की वृद्धि संबंधित घटना को नियंत्रित करता है, जो किसी पादप में समयानुसार होती रहती है। इन हार्मोन्स का विभिन्न अंगों की वृद्धि पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। जो प्लांट हार्मोन्स को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि पादप हार्मोन्स में या पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक रसायन पदार्थ है जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होकर उसकी वृद्धि तथा विकास संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ऑक्सिन नामक हार्मोन सबसे पहले खोजा गया, इसके बाद जिब्रेलिन, इसके बाद काइनिन, इसके बाद साइटोकाइनिन, उसके बाद क्लोरोजेन, उसके बाद वर्लेनिन, उसके बाद एथिलीन, उसके बाद एब्सिसिक अम्ल, ये नामक हार्मोन खोजा गया। तो हार्मोन्स के अलावा पौधों में कुछ वृद्धि रोधक पदार्थ जैसे काउमेरिन, फिनोलिक यौगिक और स्कोपोलिटन आदि भी बनते हैं, जो पादप वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पादप हार्मोन्स के बारे में जैसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पहला ऑक्सिन, जो ऑक्सिन हार्मोन, ये होता क्या है कि पादपों में जो ये ऑक्सिन हार्मोन है, पादपों में अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन्स होते हैं, जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, जो पौधों के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ध्यान सुनेंगे, पौधों के ऊपरी सिरे पर तथा सभी भागों में विस्तृत होकर मुख्यतः वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। डच वैज्ञानिक कोगल तथा हैगन स्मिथ जो 1931 के अनुसार अब 3 प्रकार के ऑक्सिन खोजे जा चुके हैं। इसमें पहला है
ऑक्सिन ए, दूसरा है ऑक्सिन बी और तीसरा है हेट्रोऑक्सिन। तो इन तीनों ऑक्सिन के अतिरिक्त कुछ संश्लेषित रसायन यौगिक पाए जाते हैं जो ऑक्सिन की भांति कार्य करते हैं। इनमें मुख्यतः 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ध्यान सुनेंगे, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल या 2,4-D, ठीक। और दूसरा है, ध्यान सुनेंगे, एंडोल एसिटिक अम्ल या IAA, एंडोल एसिटिक एसिड या IAA। तीसरा है नैप्थलीन एसिटिक अम्ल या NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। इसके बाद चौथा है एंडोल ब्यूट्रिक अम्ल या IBA, एंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये ऑक्सिन की तरह है। उसके बाद पांचवा है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4,5-T फिनाप्थिल एसिटिक एसिड। इसके बाद छठवा है फिनाइल एसिटिक अम्ल, PAA, फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो ऑक्सिन के वृद्धि नियंत्रक कार्य, रोल ऑफ ऑक्सिन एज ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी पौधों में अनुवर्तनीय गति है, इस प्रकार से शीर्ष प्रमुखता है, कटे तने पर जड़ आरंभीकरण, ये इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आया? आज का इसका अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक। थैंक यू।